हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुगलक वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित और विरोधाभासों से युक्त सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक उन सभी शासकों में से सबसे बुद्धिजीवी व दूरदर्शी सुल्तान था। इन्होंने अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसे उलू खां की उपाधि मिली थी। जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां था। फिर जब उन्होंने राज्याभिषेक करवाया तो अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। इन्हीं के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आए और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में कुछ मनमुटाव के कारण इब्न बतूता को जेल में भी डाल दिया गया। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक साम्राज्य उस समय 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक मंगोल आक्रमण हुआ अलाउद्दीन तर्माश्रीन के नेतृत्व में 1328-29 ईस्वी में, किंतु सुल्तान ने मंगोल नेता को संभवतः घूस देकर लौटा दिया था। राजमुंदरी अभिलेख में जोना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान के नाम से जाना गया है। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उनके द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने दोआब में कर वर्दी की 1325 ईस्वी में। दोआब दिल्ली के आसपास का नदियों का उपजाऊ मैदान था। तो अपनी आय बढ़ाने के लिए इन्होंने दोआब में कर वर्दी की, लेकिन इनका दुर्भाग्य देखिए, उसी साल वहाँ अकाल पड़ गया, जिससे किसान पहले से निर्धारित कर को देने में भी असमर्थ रहे और यह योजना असफल रही। दूसरी योजना थी इनकी राजधानी परिवर्तन, अर्थात दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन, जो यह परिवर्तन 1327 ईस्वी में किया गया। राजधानी परिवर्तन के विभिन्न इतिहासकार भिन्न भिन्न कारण बताते हैं, जिसमें तात्कालिक इतिहासकार इसामी के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई, क्योंकि सुल्तान राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। वह देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया गया था। इसे कुवतुल इस्लाम के नाम से भी जाना गया। उस समय के इतिहासकार इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली वासियों ने सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखे, अतः वह उन्हें दंड देना चाहता था, इसलिए उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। इब्न बतूता ये भी लिखता है कि राजधानी परिवर्तन की आज्ञा देने के बाद उसने समस्त दिल्ली की तलाशी लेने की आज्ञा दी, तो उसे मात्र एक अंधा व एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। एक उसी समय के दूसरे इतिहासकार जिनका नाम बर्नी था, उन्होंने राजधानी परिवर्तन के कारण बताया कि देवगिरी या दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, इसलिए उन्होंने देवगिरी को अपनी राजधानी चुना। बर्नी ये भी लिखता है, नगर अर्थात दिल्ली इतने पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। तो हम बर्नी के कारण को अधिक मान्य कारणों में से मान सकते हैं, क्योंकि इस समय तक मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण दक्षिणी राज्यों को दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था और नए नए राज्य होने के कारण वहाँ उपद्रव हो रहे थे। तो इन उपद्रवों को शांत करने के लिए
देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, यह भी एक कारणों में से एक है। लेकिन यह उनका राजधानी परिवर्तन का फैसला भी, या उनके राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी वो भी सफल नहीं हो पाई। इसका कारण यह है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, उसके अमीर और प्रशासन के अन्य लोग जो देवगिरी गए, उनको वहाँ का मौसम, आओ हवा वो नहीं जच पाई और वो हमेशा वापस दिल्ली जाने के लिए लालायित रहते रहे। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यह योजना भी उनकी असफल रही। उनकी तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का चलाना। यह उन्होंने 1327 ईस्वी में किया। सांकेतिक मुद्रा अर्थात कांसे का टंका। उससे पहले चांदी का टंका अर्थात सिक्का चलता था, तो चांदी के टंके के स्थान पर कांसे का टंका बाजार में चलाया गया। इसे ही सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। लेकिन व्यापारियों ने कांसे के टंके लेने से इनकार कर दिया। अंत में सुल्तान को योजना त्यागनी पड़ी। वह कांसे के टंके के बदले लोगों को चांदी के टंके वापस दिए गए, जिससे राजकोष रिक्त हो गया और लोगों ने कांसे के टंके बनाकर चांदी के टंके ले लिए। एक इतिहासकार बन्नी इस योजना के बारे में यह भी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था तथा तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया था। तो अपने अधिकारियों का पूर्णतः सहयोग न देने के कारण तथा जनता का इनकी योजना में विश्वास नहीं होने के कारण ये सांकेतिक मुद्रा की योजना भी उसकी असफल रही। फिर उनकी अगली योजना थी खुरासन अभियान। खुरासन अभियान 1332 से 1334 ईस्वी तक। खुरासन मध्य एशिया का एक राज्य था जहाँ पर अब्बू सैयद वहाँ का सुल्तान था। उसकी उस समय राजनीतिक स्थिति काफ़ी दुर्बल थी। तो मिस्र का सुल्तान और मंगोल शासक तरमासरीन इस खुरासन राज्य को हड़पना चाहते थे। इसके लिए इन दोनों ने मोहम्मद बिन तुगलक को भी अपने साथ मिला लिया और एक त्रिनेत्री संगठन बनाया खुरासन के विरुद्ध। इस अभियान को सफल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लाखों की सेना इकट्ठी की। उनको अग्रिम धन दे दिया गया या उनका वेतन दे दिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही खुरासन की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ गया और वहाँ पर एक शक्तिशाली शासक आ गया, जिससे यह योजना असफल रही और इस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक की ख्याति में गिरावट आई। अत्यधिक मात्रा में धन भी कम हुआ। इस प्रकार यह योजना भी असफल हुई। उनकी अगली योजना थी कराचिल अभियान 1332 से 34 ईस्वी तक। कराचिल हिमालय की तलहटी में एक हिंदू शासक वहाँ शासन करता था। तो उसको पराजित करने के लिए एक सेनापति के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना भेजी। हालांकि उस सेनापति ने कराचिल पर तो अधिकार कर लिया था, लेकिन वो उससे भी आगे बढ़ गया। तो वहाँ के स्थानीय जनता और मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की अधिकांश सेना नष्ट हो गई। तो यह अभियान भी पूर्णतः सफल नहीं हुआ। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय जितनी भी योजना थी वो एक एक करके धराशायी हो गई। हालांकि धराशायी होने का कारण अनेक कारण थे। उस समय की प्रकृति ने इनका साथ नहीं दिया। उनके जो अमीर थे, प्रशासन के अन्य लोग थे, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तो ये योजना असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने अकाल संहिता बनाई। उसने सोने का नया सिक्का चलाया जिसको दिनार कहा गया। इब्न बतूता के अनुसार इसका तोल 200 ग्रेन है।
उसने अदली नाम का 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया और फसलों में चक्रावर्तन अर्थात रोटेशन पद्धति को अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसका नाम था दीवान ए कोही एवं किसानों को तकाबी या कृषि ऋण जिसको सोनदर के नाम से भी जाना जाता है दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए जिनमें से अधिकतर 27 दक्षिण भारत में हुए। विद्रोहों के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह आरंभिक काल में उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। मोहम्मद तुगलक के समय अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह सर्वाधिक भयंकर था। आइन उल मुल्क ने इंसा ए मेहरू नामक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशस्प, बंगाल में गयासुद्दीन, मुल्तान में बहराम किस्लो खां एवं माबर में सैयद हसन खां ने विद्रोह किए। बहाउद्दीन गुरशस्प को कांपिली के राजा ने बाद में शरण दी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। वह उसी के समय में संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता गया। वह दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया। तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही की, जबकि दूसरे राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में 100 गांवों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको कहा जाता अमीर ए सादा, और इन्हीं अमीर ए सादाओं ने दक्षिण भारत में सर्वाधिक विद्रोह किए। अमीर ए सादा शाही सेवा में विदेशी अमीर होते थे। सुल्तान ने उस्र व जकात को छोड़कर शेष सभी कर समाप्त कर दिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में योग्यता के आधार पर नियुक्ति एवं नस्ल व वर्ग भेद की समाप्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के वर्ग अतिरिक्त मंगोल, विदेशी और हिंदू भी थे। सुल्तान के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमशुद्दीन के नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। एक इतिहासकार ईसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने होली व अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लिया। धन्यवाद।